Today I am one of the graduates of the Graduate Scholar Talk series, and today my topic is DNA fingerprinting and barcoding, diagnostic tools for rapid specific recognition, unique identification and discoveries. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके बारे में हम जितने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बार कोडिंग टेक्निक्स के हमारे प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस होंगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा जो रहेगा उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी कंजर्वेशन बायोलॉजी में, फोरेंसिक साइंस में और बायोडाइवर्सिटी स्टडीज में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें हम लिमिटेशंस और चैलेंजेस जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बार कोडिंग करते टाइम उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एनकरेज फर्दर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड बार कोडिंग टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। जो हमारी रिसर्च अभी हुई है हाल ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बार कोडिंग में उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव मेरा जो रहेगा उसमें हम प्रेजेंट केस स्टडीज के बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो होता है बेसिकली तो जो साइंटिफिक प्रोसेस जहां पे हम किसी दो सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उनको हम मैच करा के चेक करते हैं। इन द केस ऑफ सीन ऑफ क्राइम अगर हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं कि क्राइम के सीन्स हो गए, सच एज एवरीबडी नो दैट देयर आर सो मेनी रेप केसेस व्हिच आर कम्स, तो वी आर गो फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए एंड द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग रियलाइज हेवीली ऑन द प्रिंसिपल। बेसिकली अब मैं जो बात करना चाहूंगा वो इसके प्रिंसिपल पे बात करना चाहूंगा। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ ये कहता है कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक कोड कभी भी सेम नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द इन द केस ऑफ क्राइम्स और इन द केस ऑफ रेप केसेस वी आर गो फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड। मैं अब बताना चाहूंगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन 1980s रे वाइट डिस्क्राइब्स फर्स्ट polymorphic RFLP maker. This is RFLP maker. This is the restriction fragment polymorphism. Next is in 1985, Alec Jeffrey discovers multi-locus VNTR probes. In next 1985, first paper on PCR comes. In 1988, FBI starts the DNA caseworks. In 1991, first STR paper comes. In 1995, FSS starts the UK DNA databases. In 1998, FBI launches CODIS databases. Now, this is my next slide. What is the historical aspect? अगर हम इसके historical aspect के बारे में अगर जानना चाहें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली होती कहाँ से है स्टार्ट, तो एंशिएंट टाइम से हमको इसके बहुत सारे, जैसे हमने फॉसिल्स के बारे में जब हमने इसके ऊपर स्टडी की तो हमें पता लगा कि कुछ हमारे पहले भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस आते थे। इसमें कुछ केसेस ऐसे थे कि जहां पे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया था। तो मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि जहां हम पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एंशिएंट टाइम में कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम इनका यूज कर चुके हैं। तो फर्स्ट इज ऑल च्यूइंग गम्स। इट कम्स फ्रॉम द साउथर्न डेनमार्क अराउंड 15700 years ago. नेक्स्ट इज कोरोलाइट्स। दिस इज द अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नापुर, बेल्जियम। ये बेल्जियम के अंदर एक अर्बन डेवलपमेंट चलाया गया था प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया था। नेक्स्ट इज illuminated manuscripts. In this case, around 1000 years ago in England, this process starts. Next is human bones. Human bones के ऊपर हमें कुछ मिले हैं केसेस जो हमने फाउंड किए हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और नेक्स्ट जो आता है मेरा लास्ट वन जो मैंने देखा था वो था टीथ और डेंटल प्लेक्स। ये भी डिस्कवर किया गया था सर्बिया के अंदर, जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हमने बताया था कि these are from the ancient time. This is also some proportion of the DNA fingerprinting. Every individual is unique. जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कहती है, उसका प्रिंसिपल भी यही है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, अपना एक यूनिक प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बेसिकली बात करता हूं तो इंडिया के अंदर सबसे पहला केस जो हमारे पास आया था वो 1991 में आया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंसेस वाज प्रेजेंटेड इन द केरला हाई कोर्ट इन द पैटर्निटी डिस्प्यूट केस। हम आगे बात करेंगे कि पैटर्निटी बेसिकली होती क्या है। तो फर्स्ट टाइम देखा जाए तो इंडिया की जुडिशरी हिस्ट्री में
This is the one of the first case which comes in the 1981. Now, this is my next slide. You can easily see on my slide जितने भी आज तक फोरेंसिक जेनेटिक्स के अंदर हमारे डेवलपमेंट आज तक हुए हैं वो बेसिकली आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं. सबसे पहले 1900 में हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था. नेक्स्ट उसके ऊपर इन्होंने उसकी 1915 में सॉरी इन लोगों ने क्या किया कि उसको एबी ब्लड ग्रुप को लिया, उसके अंदर एंटीबॉडीज इन्होंने डाल के शुरू कर दी, उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट किया. एंड यू कैन इजीली सी कि 1997 तक हमारे पास कितना सारा डेवलपमेंट हमको दिख रहा है इजी. नाउ दिस इज डीएनए कंटेंट ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि हमारे पास सैंपल्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले जब तक हमें सैंपल नहीं पता होगा तो बेसिकली हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ही नहीं सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, फर्स्ट सैंपल इज द ब्लड. इफ यू हैव अ ब्लड देन यू हैव गो फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अगर मैं ब्लड की बात करता हूं, दिस इज 30,000 Ngml, दिस इज नैनोग्राम मिलीलीटर. अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो 30,000 नैनोग्राम मिलीलीटर उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है. अगर मैं बात करता हूं सीमन की, दिस इज द 250,000 Ngml, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन द सीमन. यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज इफ वी हैव द हेयर ऑफ एनीवन, तो यू कैन सी दिस इज आल्सो दिस इज द 1 to 750 Ngml हेयर. वो प्लग्ड हो शेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इफ यू हैव अ हेयर देन यू हैव गो फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. यू कैन इजीली सी स्लाइवा में भी डीएनए होता है और यूरिन में भी डीएनए प्रेजेंट होता है. नाउ these are the 3 generations for the DNA of testing. डीएनए जनरेशन की जब हम टेस्टिंग करते हैं, जनरेशंस की जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वो आता है RFLP. दिस इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. इसके लिए बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है. जब हम इसकी जनरेशंस को चेक करते हैं डीएनए टेस्टिंग की, तो हमारे पास कुछ एलील के बैंड बन के आते हैं, तो वी कैन से कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ RFLP. बट इन नेक्स्ट केस वी आर टेकिंग द ऑटोमेटेड STR. This STR is called the short tandem repeat. In this case, we are go for the electropherogram. This process is also called the electropherogram. इसके अंदर हमें देखने को इजीली मिल जाता है, जब हम इसके सैंपल्स को लेके चेक करते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिख जाता है कि उसमें कुछ पीक आते हैं, चीजें आती हैं, तो we can say कि there is a case of crime or the case of rape, we can say. Next case is DQ अल्फा. इसमें हम जब लेते हैं तो ये बेसिकली पेपर पे होता है बेसिकली, तो इसमें ब्लू डॉट्स हमें इजीली दिख जाते हैं. तो ब्लू डॉट्स वी कैन टेक अ सैंपल एंड देन गो फॉर द ब्लू डॉट्स जब हम इसको DQ अल्फा का 3 जनरेशन में डीएनए टेस्टिंग देते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए प्रोफाइलिंग कैन गिव यू अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ इंडिविजुअल. अगर आपको किसी का भी रिकॉर्ड निकालना है, बेसिकली आपको उसके बेसिकली उसके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स के सभी का अगर आपको रिकॉर्ड्स निकालना है, तो यू हैव गो फॉर द डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए प्रोफाइलिंग इज यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल का पता करने के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग का. तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कह देते हैं कि इस बच्चे की कि इसकी आईज की मम्मा पे गई हैं, पापा पे गई हैं, तो दिस इज कम फ्रॉम द डीएनए प्रोफाइलिंग. वी आर गोइंग फॉर दिस प्रोफाइल कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट एनी क्लेम्स you have about genetic connections to the grandparents, parents, siblings, or the children now and in the future. Now, this is statistical estimate the product rule. Basically, हम जो पैटर्निटी की बात करेंगे, तो पैटर्निटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पैटर्निटी होता क्या है. तो पैटर्निटी ये होता है कि हम उन दोनों के सैंपल्स को लेते हैं. सैंपल्स को लेने के बाद हमें ये बताना होता है कि उसके मदर कौन है, फादर कौन है. हमें उसमें एक केस पता होता है, इफ वी हैव अ मदर we don't have father, तो हमारे पास वहां पे फादर नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पे पैटर्निटी टेस्ट का यूज करते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम पैटर्निटी का यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट द प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट इज यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन, these are the allele frequencies in the left side. तो आपने एलील फ्रीक्वेंसी देखी. हमने यहाँ पे मैंने 3 जनरेशंस की जैसे पहले बात की थी, तो उसमें मैंने बात की थी इलेक्ट्रोफेरोग्राम की. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफेरोग्राम. दिस इज द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट प्रोडक्ट रूल व्हिच वी कैन यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी जो मिलती है एलील की, तो उससे हम बता देते हैं कि बेसिकली कि उसके प्रोडक्ट कितना है, कि उसके अंदर फादर के जीन्स कितने हैं, उसकी मदर के जीन कितने हैं. नेक्स्ट, दिस इज प्रोडक्ट रूल. तो वी कैन
you can easily see on the screen. Now, what are the some DNA technologies used in the forensic investigations? जो हमारी forensic investigations में DNA की technologies use की जाती है अभी के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले वही RFLP, this is the restriction fragment length polymorphism. Next is the PCR, this is polymerase chain reaction analysis. Next is the STR, everybody knows, short tandem repeat. Next is the mitochondrial DNA analysis. If we are talking about the mitochondrial DNA analysis, so we have everybody know the microorganism. अगर हमें किसी microorganism के अंदर DNA analysis करना है तो हमें उसका mitochondria लेना होता है, then we have go for the DNA fingerprinting for the microorganism. And the last one is Y chromosome analysis. हमें चेक करना होता है मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेप केसेस में बेसिकली जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, दिस इज द Y chromosome analysis we are taking in the forensic investigations. This is DNA fingerprinting procedures. First is RFLP. RFLP जैसे मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो इसमें आपको एक स्पेशल एंजाइम लेना होता है डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो बेसिकली हम डीएनए का थोड़ा सैंपल लेते हैं. सैंपल लेने के बाद हम वो जो एंजाइम हमारे पास होता है, हम आगे उसके एग्जांपल्स भी लेंगे, तो उसको हम उसमें पुट डाउन कर देते हैं, देन हम उसका एम्प्लीफिकेशन कराते हैं. तब हमें जो मिलता है वो एक्सट्रैक्टेड में जो हमें मिलता है वो सेगमेंट्स मिलते हैं उसके. तो उस सेगमेंट्स को हम लेके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज पीसीआर, कैन क्रिएट अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस यूजिंग अ लिटिल एज अ 50 मॉलिक्यूल्स. अगर हम बात करते हैं पीसीआर में, तो पीसीआर में हम मैक्सिमम एक डीएनए सीक्वेंस से 50 उसके मॉलिक्यूल इजीली हम गेट कर सकते हैं. इवन इफ एवर ह्यूमन हेयर, अगर हमारे पास उसका हेयर भी है तो हम इजीली उसका पता कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू. नेक्स्ट इज फ्रॉम RFLP. जैसे कि मैंने बताया वही चीजें होती हैं कि वो डीएनए को कट करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम उसके अंदर डालेंगे और हम उसमें बता सकते हैं कि दिस इज फॉर द वन पर्सन और द अनदर पर्सन. वी कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैटर्निटी. तो पैटर्निटी की मैंने बात की थी एस्टिमेट रूल में. एस्टिमेट रूल में जो प्रोडक्ट रूल हम यूज कर रहे थे, तो उसमें हम पैटर्निटी का यूज कैसे करते हैं. तो ये दिस इज द एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है EcoR फर्स्ट. तो हम इसका यूज करते हैं. हमने यहाँ पे 3 पर्सन्स को लिया है. फर्स्ट इज द बॉम, सेकंड इज द लैरी एंड थर्ड वन इज द मैरी. हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बेसिकली कि अगर हम इसके अंदर EcoR फर्स्ट को अगर हम डालते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे. तो बेसिकली तो हमने इसका रिजल्ट हमने इसके अंदर डाला EcoR फर्स्ट को, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया बेसिकली. तो क्वेश्चन ये आया कि ये जो, क्योंकि बेसिकली EcoR फर्स्ट का यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन के लिए, तोड़ने के लिए, तो वो डीएनए के पार्ट्स मतलब डीएनए के सेगमेंट्स कितने सेगमेंट्स इजीली बन जाएंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो आंसर इसका ये निकल के आया, या तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, या वो 3 में होंगे, या वो नहीं भी हो सकते हैं. इसके बारे में उसने बताया. नेक्स्ट, दिस इज द रिजल्टिंग पिक्चर आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस. जो उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, दिस इज आल्सो कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन, एंड दीज आर द बोथ प्रोसेस आर सिमिलर, बट थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग तरीके से होता है, एम्प्लीफिकेशन दूसरे तरीके से होता है. तो इसमें हमें रिजल्ट निकल के आया कि मैरी का जो आया सिर्फ एक सेगमेंट आया, बॉम के हमारे पास 2 सेगमेंट्स आए, लैरी के हमारे पास 3 सेगमेंट्स आएंगे. इसके बेस पे हम आगे जज करेंगे कि हु इज द. अब हमारे पास क्वेश्चन ये निकल के आया कि हमारे पास एक चाइल्ड भी था, तो उसके फादर कौन है. तो बेसिकली इसमें जो हमने रिजल्ट्स को चेक किया अकॉर्डिंग टू द पैटर्निटी टेस्ट एस्टिमेट रूल के थ्रू, तो वी कैन से लैरी इज द फादर ऑफ द चाइल्ड. ये पैटर्निटी टेस्ट हम यूज करते हैं उसके पेरेंट्स के बच्चे को पता करने के लिए. तो ये जेनेटिक रिसर्च के लिए एक कार्टून उस टाइम पे निकला था, जब जेनेटिक रिसर्च चल रही थी, तो उस टाइम पे ये कार्टून निकला था. तो बेसिकली उन लोगों ने बताया इसके बारे में, फैक्ट्स के बारे में. तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस फॉर द डीएनए फोरेंसिक्स. अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ डीएनए फोरेंसिक्स की, तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन आती है एज द फील्ड ऑफ द डीएनए फोरेंसिक्स इज एवर इंक्रीजिंग, द यूजेस ऑफ द डीएनए फोरेंसिक्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड द करंट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग रिफाइंड. जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उनको रिफाइन किया जा रहा है और डीएनए फोरेंसिक्स हमेशा बढ़ ही रही है आगे. आप अपनी मेरी स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं. द एबिलिटी ऑफ द scientists to use DNA fingerprinting to identify sequencing patterns in many different organisms to creating a new possibilities every day, the extent of which is still a fully known. जिसके बारे में हम बेसिकली जानते हैं उसके बारे में भी हम इसके बारे में आगे रिसर्च कर सकते हैं, कर भी रहे हैं. बेसिकली मेन एप्लीकेशंस के यही रहते हैं कि उसके ऊपर हम डिस्कस करते रहें, यही चीज रहती है. नेक्स्ट, दिस इज द डायग्नोस्टिक डेवलपमेंट एंड द क्योर्स इनहेरिटेड डिजीजेस.
बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसमें हमारी कुछ डिजीज होती हैं, उनका हम पता करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है, everybody know the hemophilia, this is the Alzheimer and the sickle cell anemia, thalassemia and many other diseases। अगर बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की, तो सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। अगर हमें इंजरी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। लेकिन इस डिजीज के एक फायदा ये रहता है कि ये मॉम से हमेशा उसके सन में जाती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, सन से नहीं जाती, क्योंकि मॉम के बाद सन में ही डिजीज जाती है, उसके बाद नहीं आगे नहीं जाती है। तो इसके टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर अफेक्टेड चाइल्ड जो हमारे होते हैं, उनके रिस्क से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक के लिए, आइडेंटिफिकेशन पैटर्न्स उनके डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए, और बायोलॉजिकल में जैसे पैटर्निटी और मैटरनिटी टेस्ट मैंने बताया, लिंकेज के लिए, क्राइम सीन्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, और बेसिकली इंडिविजुअल के लिए हम जो यूज करते हैं वो मिसिंग पर्संस और कैजुअलिटी का हम इसका पता करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अदर ऑर्गेनिज्म। तो अदर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली बात करते हैं, तो अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेटरनिटी एप्लीकेशंस। वेटरनिटी एप्लीकेशन क्या होता है, वेटरनिटी इज फॉर द वाइल्ड लाइफ स्टडीज। बेसिकली जो हमारी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होती है, जो हमारी बर्ड्स वगैरह होती है, तो उनकी परसेंटेज की टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। उनके अंदर कोई डिजीजेस ना हो, उनके अंदर उनकी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। कुछ हमारी ब्रीडिंग, डेयरी, जैसे अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है या डेयरी एनिमल्स को पालना है, तो सबसे पहले आपको उसकी ब्रीड का पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट लास्ट वन इज द कल्टीवेशन ऑफ द वेरियस क्रॉप्स। अगर हमें क्रॉप्स का करना है तो उसकी बेसिकली उसका भी HYV दिस इज द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का पता करने के लिए हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। माय नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए बारकोडिंग। बेसिकली अगर मैं डीएनए बारकोडिंग की बात करता हूं, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस दैट एनेबल्स द स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द पर्टिकुलर डोमेन ऑफ लाइफ। बेसिकली अगर हमें इसका आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन करना होता है किसी भी स्पीशीज का, बेसिकली हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे वाइल्ड लाइफ आती है, तो बेसिकली उसी के लिए हम डीएनए बारकोडिंग का यूज करते हैं। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैं बात करता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लोगों के लिए होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए बारकोडिंग होता है हमारे जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बारकोडिंग। दिस इज द बारकोडिंग यूफोसाइट्स। दिस इज द यूके क्रेस्टिया। ये यूके क्रेस्टिया का आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बारकोडिंग कर रखे हैं। जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपने लिए यूज करते हैं, तो इनके भी हम जीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे बारकोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसका एक फायदा होता है कि स्पीशीज का इजीली हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और क्रेस्टिफिक स्पीशीज हमें पता लग जाता है कि वो कौन सी स्पीशीज से है और क्या नहीं है। नेक्स्ट इज द बारकोडिंग आर्किटिक जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स का आप देख सकते हैं। जूप्लैंक्टन्स बेसिकली होता क्या है कि जूप्लैंक्टन्स का आपके सामने है स्क्रीन पे, कि उसमें जो डीएनए डाटाबेसेस हमारे आ रखे हैं कि 210 स्पीशीज आर कम फ्रॉम द सेंट्रल आर्किटिक असेंबलीज इन द अंडरवे। जो इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है बेसिकली। तो आर्किटिक ओशन डाइवर्सिटी का इन लोगों ने बारकोडिंग करके देखा था, तो इनको कुछ उसकी 50 स्पीशीज ऐसी मिली जो पहले से थी, और उसके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट बात करता हूं, तो ये एक न्यूज है दिसंबर 2003 की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम ने दी थी, कि डीएनए बारकोडिंग फॉर द पैरासाइट्स एंड द इनवर्टिब्रेट डिजीज वेक्टर्स। उन्होंने इस चीज को बोला था, व्हाट यू डोंट नो कैन हर्ट यू। द रोल ऑफ molecular diagnostic is a aid research, not to serve as an end of itself. Barcoding is the independent of the questions as to whether individual taxa are species, what species are or should be, and where they fit, or the unified trees of the life. Barcoding basically वही होता है, independently हम उसके टैक्सा और स्पीशीज का पता करने के लिए हम उसका यूज करते हैं बेसिकली इसके अंदर, बारकोडिंग के अंदर। तो बारकोडिंग इज नॉट अ एंड ऑफ इटसेल्फ, बट विल बी use the rate of the discovery, the unique contribution of the DNA barcoding to the taxonomy, systematic and the comprehensive timelines of the explosion of the analysis of the biodiversity. तो बेसिकली उसकी टैक्सोनॉमी का पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट इसमें आता है फैसिलिटेटिंग identification of the recognition names of described species. First one is the linking life history stages
First one is the second one is the differentiating specific species. Third one is identifying the gut contents. उसके contents को जो basically होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए हम इसका potential use करते हैं. Next is the human disease vectors. उसके जो disease vectors उसके अंदर basically आ जाते हैं तो उनके बारे में हम इसका पता करते हैं. और the last one is the biosecurity. Biosecurity के लिए भी हम इसका use करते हैं. सर्विंग एंड इंटरलिंक बायोडाइवर्सिटी, इसमें हमारे पास कुछ ऐसी न्यू स्पीशीज का हम पता करने के लिए हम इसका बारकोडिंग का यूज करते हैं. नेक्स्ट, दीज आर द स्ट्रेंथ्स फॉर दिस. ऑफर्स अल्टरनेटिव टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन टूल फॉर द सिचुएशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी इज इंक्लूसिव. बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा मॉर्फोलॉजी के बारे में. तो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स आर दोस कैरेक्टर व्हिच कैन सी इन द फिजिकल मोड में. अगर हम किसी चीज को अपनी आंखों से इजीली देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि हम कह देते हैं कि इस बच्चे की आईज इसकी मॉम पे गई हैं, पापा पे गई हैं, तो वो चीजें होती हैं कि हम उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं और बता दे रहे हैं. लेकिन ये चीजें नहीं होती है इन बारकोडिंग. हम बारकोडिंग के केस में तो हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं. एंड व्हाट आर द वीकनेसेस? अगर मैं इसकी वीकनेसेस की बात करता हूं तो देयर आर सम वीकनेसेस फॉर दिस. नो सिंगल जीन विल वर्क फॉर ऑल टैक्सा. अगर मैं हर एक टैक्सा की बात करता हूं तो एक सिंगल जीन उसके लिए वर्क नहीं करता है. इसका एक हमारे पास एग्जांपल भी है. दिस इज द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज फर्स्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द वेस्कुलर प्लांट्स. हमारे पास जैसे एनिमल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, एवरीबॉडी नो अबाउट द वेस्कुलर बंडल. तो उन वेस्कुलर बंडल के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अगर हमें बारकोडिंग करनी है तो ये उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं रहता है. ये इसका वीकनेस रहता है. नेक्स्ट इज द सिंगल जीन अप्रोच ऑफ द लेस प्रीशियस देन यूजिंग द मल्टीपल जीन्स. अगर हम सिंगल जीन का पता कर रहे हैं वो कम प्रीशियस रहता है इन द कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल जीन. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस. सम ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज द हैंडहेल्ड सीक्वेंसर. अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इन लोगों ने अभी हैंडहेल्ड सीक्वेंसर का यूज किया था तो उसमें इन लोगों को इतना कोई फायदा नहीं मिला. तो ये भी एक तरह की इनकी वीकनेस देखने को हमको मिल सकती है. नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स ओपन द विंडो इनटू द लिविंग वर्ल्ड. अगर मैं बात करता हूं बर्ड्स की, अगर हम डाइवर्सिटी इजीली अगर हम उसकी बात करते हैं कि बेसिकली ये डाइवर्सिटी इज द फुल अबाउट द ऑल बारकोडिंग, तो इसके अंदर हमारे पास निकल के आता है ऑल बारकोडिंग इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड इन द सितंबर 2005. एम इसका बेसिकली जो इन लोगों ने रखा था, कलेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड जेनेटिक डाटा in the form of DNA barcodes from the approximately 10,000 known species in the world birds. इन लोगों ने कम से कम 10,000 वेल नोन स्पीशीज को उठाया, उसके डीएनए बारकोड्स को चेक किया, उसके डाटा को उठाया और उन लोगों ने उसको चेक किया कि बारकोडिंग में हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं. आप इजिली स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे कि इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड से हर कहीं ना कहीं से किसी भी बर्ड्स का उठाया है डीएनए और उसकी बारकोडिंग की है इन लोगों ने. Next, this is the 16S ribosomal RNA. This is all about the genes for the ribosomal RNA have changed little over a million of years organism. जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, सेम वही चीज इसके अंदर आती है कि 16S ribosomal RNA, this is the ribosomal RNA. तो इसके अंदर होता क्या है कि उसके राइबोसोम्स कुछ मिलियन ईयर्स के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद उसके चेंज होने शुरू हो जाते हैं राइबोसोमल RNA. The slight changes is occurred provide clues to how closely distantly various organisms are related. तो उसके अंदर जो हमें हल्के हल्के चेंजेस बारकोडिंग के अंदर, बारकोड्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बेस पे हम इसे बेसिकली बता सकते हैं कि इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. 16S rRNA gene is very short, just 1542 nucleoside base pairs. It is also the quickly and cheaply copied and sequenced. So that's why we are using, you can easily see. So 16S RNA, तो इसका हम यूज करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट इसमें जो आता है वो स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल. अगर हमें किसी भी आरएनए के बारे में भी स्टडी करनी है, सेम हमने बात की थी जैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे थे, सेम हम यहाँ पे भी वही चीजों का यूज करेंगे. तो इसमें स्मॉल सब यूनिट लेनी होती है, तो सेम वही चीजें होती हैं कि यूनिट को स्मॉल करने के लिए तो यहाँ पे भी हम उस चीज का बायोमेकर्स जिसे हम कहते हैं उसका यूज करते हैं. Next is this is the denaturing gradient gel electrophoresis. This is DGGE. PCR क्या होता है बेसिकली मैंने बताया है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन कराते हैं उसी चीज का. डीनेचर क्या मींस होता है, बेसिकली उसको खत्म कर देते हैं, एक तरह से डीनेचर कर देते हैं कि उसका कोई वर्क नहीं रहता है. एक जेल का यूज इसमें ये लोग करते हैं उस चीज को बारकोडिंग के लिए, 16S RNA का पता करने के लिए. तो DGGE is allowed to rapid analysis and the कंपैरिजन ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटीज. उसकी कम्युनिटी के बारे में, उसकी रैपिड
रैपिड उसका एनालिसिस करने के लिए तो हम इसका DGG का यूज करते हैं. Next is the uses of the stable isotope probing techniques in the bioreactor and the field of studies of the bioremediation. इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं दिस इज स्टेबल आइसोटोप प्रॉबिंग. आइसोटोप बेसिकली क्या होता है कि आइसोटोप क्या होता है कि किसी का भी एक एटम उठाया, मॉलिक्यूलर एटम उठाते हैं जो स्टेबल हो, तो वो स्टेबल को हम वहां पे यूज करेंगे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म को उसकी पता करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म तक पहुंचने के लिए. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर दिस इज सिप. नेक्स्ट इज द 16S RNA. वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल जीन का पता करने के लिए स्पेशली सिप का हम एप्लीकेशंस होती हैं कि वही हम यूज करेंगे बायोडिग्रेडेशन के लिए और बायोरेमिडेशन के लिए, रेगुलेशन प्रोसेस के लिए. An extensive complication of the ecologically important genotype and phenotype occurs. The predictive abilities for the contaminant metabolism in the particular habitat may be achieved. Basically होता क्या है कि उसके जीनोटाइप कैरेक्टर्स को और फिनोटाइप कैरेक्टर्स दोज वी कैन सी इन द फिजिकल मोड, एंड जीनोटाइप दीज आर गो फॉर द जेनेटिक मोड. तो हम उसके जीन्स को देख के जीनोटाइप कैरेक्टर बताते हैं, उसके फिजिकल मोड को देख के हम फिनोटाइप उसके कैरेक्टर्स बता देते हैं. So at last I want to say the science of DNA profiling is not a sound. The science of a DNA profiling is not a